हेलो बच्चों, अब हम क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सेकंड जो पार्ट है हम लोग उसमें नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स ये पार्ट सेकंड होगा। ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, मतलब इसके पढ़ने से यही लगता है कि इंडिया के नॉर्थ में जो पार्ट्स जो प्लेन्स है उसे नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन में भी इसका एक विशेष किसी और फैक्टर्स का विशेष रूप है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 मुख्य नदियों से बना हुआ है। हिमालय से निकलने वाली जो 3 मुख्य नदियां हैं उसके माध्यम से ये नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें इन नदियों में मुख्य जो है इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये 3 नदियां हैं और तीनों की सहायक नदियां भी ट्रिब्यूटरीज। ये 3 मुख्य नदियां हैं और ये जो सहायक नदियां हैं इनके माध्यम से ये नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ। और जब नदियां ऊपर से नीचे उतरती हैं, मतलब जब नदियां हिमालय से उतर के नीचे आती हैं तो नीचे आगे क्या होती है, वो स्लोप रहती है। उसका जो जैसे आप यहाँ पर ध्यान रखते हैं तो ये नदियां उतर रही हैं, तो नदी जो उतर रही है ये उतर के नीचे क्या हो जाएगा, स्लोपिंग। जो स्लोपिंग हुआ ये कम हो जाएगा, जब कम हुआ तो ये यहाँ पर ये मिट्टी जो ऊपर से लाएगा, जो मिट्टी होगी मिट्टियों को यहाँ जमा करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। ऊपर से जो मिट्टी आती है, जो एल्यूवियल सॉइल या जो भी एल्यूवियम आता है जो इस नदियाँ लेकर आती है, इसे लेकर नीचे क्या करेगी, वो नीचे जमा कर देती है, डिपोजिट कर देती है। अब वही जो जमा होता है ये क्या बन गया, ये प्लेस बन जाता है। यहाँ जब नीचे उतरने के बाद मिट्टी होती है तो ये समतल होती है, समतल रूप में होती है, ठीक है ना। ये बराबर रूप में होती है, प्लेस में होती है और ये नए प्लेन का निर्माण करती है, इसी को हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्लोपिंग हम कहते हैं, अब स्लोपिंग की वजह से फिर नीचे ही आएगा, जब नीचे आएगा तो ऊपर से जो मिट्टी आती है वो जमा हो जाएगा, ठीक है। इसी के माध्यम से ये बना हुआ है। तो इसको बनने में भी लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, ऐसा नहीं कि आसान जल्दी बन गया। इसे बनने में भी कई साल लगे हैं, कई लाखों साल लगे हैं, ठीक है। लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो विस्तार है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ाई में फैला हुआ है। इसको आप उससे पढ़ेंगे। और यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन ज्यादा है। अब आपको ये क्वेश्चन भी आएगा पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, तो चूंकि जहाँ ये प्लेन्स है, इस प्लेन्स में बहुत ज्यादा खेती होती है। चूंकि नदियों के द्वारा जो मिट्टी आती है वो ये जो जमीन है हमेशा ठीक होती रहती है, यहाँ की फर्टिलिटी कम नहीं होती, इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है, यहाँ पर हर एग्रीकल्चर के मामले में यहाँ पर जो मिट्टी है वो रिच है, एल्यूवियल सॉइल की वजह से फर्टिलिटी ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि जैसे स्लोपिंग शुरू होता है फिर नॉर्दर्न प्लेन बनना शुरू हो गया, ठीक है। फिर इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 सेक्शन में बांट दिया गया। नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 सेक्शन में बांट दिया गया। वो सेक्शन क्या है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन है इसको पंजाब प्लेन्स कहा जाता है। इसका वेस्टर्न पार्ट मतलब ये पार्ट, ठीक है ना, जो वेस्ट की तरफ है, वेस्ट इधर है, तो वेस्ट की तरफ जो पार्ट है उसे पंजाब प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो पंजाब प्लेन्स है इसके ज्यादातर जो पार्ट है, जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो पाकिस्तान में है। और इसकी ये कैसे बना हुआ है, इंडस जो इंडस नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां है, इसके माध्यम से ये प्लेन्स बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद से रावी, बीड, झेलम, चेनाब और सतलज, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, इंडस की सहायक नदियां हैं। तो इसके इन सारे नदियों के माध्यम से ये इस प्लेन का निर्माण हुआ है, पंजाब प्लेन का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद से गंगा प्लेन, जो गंगा प्लेन है वो घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में फैला हुआ है, घाघर और तिस्ता रिवर के बीच में फैला हुआ है। उसके बाद से ये नॉर्दर्न इंडिया में यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, कुछ झारखंड में है, कुछ वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। आसाम में भी ब्रह्मपुत्र के माध्यम से जो प्लेन बनाया गया है, आसाम में भी प्लेन है जो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से बनाया गया है,
है ना, और ये बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट प्लेन से फ्लैट है। और चूंकि ये हर जगह फ्लैट अब ऐसे है तो हम लोग जो जानते हैं कि प्लेन कहाँ पर फ्लैट होता है, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फ्लैट हो गया, क्योंकि जो नदियाँ ऊपर से आती हैं और जो बहने लगती हैं, बीच में अगर मिट्टी जमा हो गई तो मिट्टी जमा होने की वजह से एक तो पहले नदियाँ आती हैं, प्लेन जब समतल भूमि पर जब पानी बहने लगता है तो मिट्टी का कमजोर होना, जो पतली मिट्टी होती है, जो सीट होता है उसको कटने की वजह से बीच में गिरिज बन जाती है, छोटी छोटी नदियों जैसा, नालों जैसा उस आकार बन जाता है जिसमें पानी बहने लगता है, ठीक है ना। अब जैसे सबसे पहले, अब इसकी कुछ अलग भी पार्ट्स है, तो सबसे पहले नदियाँ ऊपर से नीचे उतरती हैं तो सबसे पहले कंकड़ लेके आती है, तो आकर सबसे पहले क्या करती है, नीचे कंकड़ जमा कर देती है ना, माटी ऊपर कंकड़ जमा करती है, बिल्कुल पतले में होता है, 8 से 16 किलोमीटर तक ये ऐसा करती हैं शिवालिक में, ठीक है ना। इसे भाभा कहा जाता है, यहाँ सुने ना, जो कंकड़ ऊपर से नीचे उतरते हैं, जो कंकड़ जब जैसे स्लोपिंग कम होता है, जो ऊपर से कंकड़ आते हैं उसकी वो डिपोजिट करना शुरू कर देती है, तो जहाँ वो कंकड़ डिपोजिट करती हैं उसे भाभा कहा जाता है, ठीक है ना। और जब कंकड़ होता है तो वहीं पर कभी कुछ झरना है, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी दूर में है, ये कई किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर की दूरी में बसा हुआ है, और यहीं पर कुछ झरनाएं आकर डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि ये कंकड़ होता है, कंकड़ के ऊपर से पानी बहेगा नहीं, तो जो छोटी छोटी झरना है, तो झरनाओं का जो पानी है वो आकर उसी में डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। अब इसके साउथ में उसे फिर जाके इसके साउथ पार्ट जब आगे बढ़ती हैं तो वहां पे फिर जाके वो झरना निकलती है जहाँ पर दलदलीय भूमि बनता है। अभी जहाँ पे झरना झरनों का पानी यहाँ पर डिसअपीयर हो गया, फिर जाके आगे वो झरनों का पानी आगे निकलता है जहाँ पर दलदलीय भूमि का निर्माण होता है। उसके बाद से फिर जब ये पानी आगे जाता है जहाँ पर एल्यूवियल जमा होता है, वो भांगर हो गया, भांगर के भी 2 प्रकार होते हैं, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और भांगर और न्यू भांगर होता है। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, अब फर्टाइल होने की वजह से बता दिया, फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पर जाके जनसंख्या बसी हुई है, ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग आज के बारे में जानेंगे। आज भी इसमें ऐसे बहुत सारा जो वर्ड्स है उसको आपको याद करना पड़ेगा, आपको थॉट से याद करना पड़ेगा, आप उसको घर पे नोट बनाएंगे और नोट बना के उसको याद करेंगे, ठीक है। अब जो इसका अगला जो टॉपिक है वो है द पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक है ना। ये तो नॉर्मल प्लेस हो गया, अब हमें पढ़ना है पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू क्या होता है? ये पेनिनसुला क्या होता है बच्चों? मैं यहाँ पे इंडिया जैसा मानूंगा, आपने इंडिया का ये पार्ट देखा होगा, है ना, ये मान लीजिए इंडिया हो गया, ये पार्ट देखा होगा। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? जमीन का वह हिस्सा, जमीन का वह भाग जो 3 तरफ से 3 साइड से समुद्र से घिरा होगा उसे पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का आपको पता है कि इंडिया का 3 साइड है, ये आपको पश्चिम में अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है और इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी 3 तरफ से, ये 3 साइड से इंडिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अब इस पेनिनसुला इंडिया की विशेषता है, इसके अगल-बगल कुछ हिल्स हैं, एक टेबल लैंड है पेनिनसुला, तो ये पेनिनसुला कैसे कहते हैं? 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। अब हमें पढ़ना है प्लेट्यू के बारे में। ये प्लेट्यू क्या होता है? पेनिनसुला तो हम समझ गए, पेनिनसुला किसे कहते हैं। अब हमें जानेंगे प्लेट्यू, यानी जो 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ है, इसी पार्ट में कुछ उठा हुआ भाग है, ठीक है ना, ये उठा हुआ जमीन है, टेबल है, जिसे हम टेबल लैंड बोलते हैं, है ना, प्लेट्यू। जैसे मान लो कि हिमालय हो गया, पर्वत हो गया, उसके बाद से यहाँ पर इस तरह का भाग होता है,
इसकी ऊंचाई है। तो जो इस तरह का जो पार्ट होता है, इस तरह से टेबल और स्क्वाट होता है, लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है, इसकी भी ऊंचाई है समुद्र तल से और इसकी भी समुद्र तल से अच्छी ऊंचाई है, लेकिन इसका आकार कुछ अलग है। तो इसका आकार अलग होने की वजह से इसे माउंटेन कहते हैं। लेकिन ये जो भाग हो गया ये भी ऊंचा भाग है, इसे प्लेट्यू कहते हैं, ठीक ना। ये भाग प्लेट्यू कहलाता है, ध्यान समझना। टेबल है ना, टेबल के जैसा आकार होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है। तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया। इसमें क्रिस्टलाइन, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक, ये कुछ ऐसे रॉक है जिससे मिलकर ये बना हुआ है। और यह भी उस जियोलॉजिकल पीरियड का ही फॉर्मेशन का देन है, उस जियोलॉजिकल पीरियड में ही इसका निर्माण हुआ था, समझ गए। इसके टू मेजर डिविजन्स हैं, डिकेन प्लेट्यू और सेंट्रल हाइलैंड्स। सेंट्रल हाइलैंड्स ये आपका बीच में जो आइलैंड्स, जो हाइलैंड्स से ऊंचा भाग है इसको सेंट्रल हाइलैंड कहा जाता है। इसमें फिगर में आपके बुक में फिगर दिया हुआ है और फिगर में इसके बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं फिगर में। देखो इसमें कुछ फिगर है, फिगर के माध्यम से दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक ना। इसमें मैं अभी दिखाई समझा दे रहा हूँ आपको। तो ये सेंट्रल हाइलैंड्स हो गया जो कि इंडिया के सेंटर में बसा हुआ है, ये भी प्लेट्यू है, यहाँ भी उठा हुआ भाग है, ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाला भाग है जो निचला पार्ट हो गया इसको डिकेन प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये डिकेन प्लेट्यू हो गया और ये सेंट्रल हाइलैंड्स हो गया बीच वाला। अब इसी में कुछ अलग अलग नाम दिया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये फिगर के माध्यम से देखो, मैंने इसको फिगर में तुम लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो इस भाग में, क्योंकि ये सेंट्रल हाइलैंड्स है, सेंट्रल हाइलैंड्स में मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू भी दिया गया इसमें। मालवा, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ मालवा प्लेट्यू है। और मालवा प्लेट्यू जो विंध्या रेंज के पास है, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो निचला पार्ट है वो है डिकेन प्लेट्यू, ठीक है बच्चों। ये डिकेन प्लेट्यू यहाँ पर है, ये सारा जो देख रहे हैं यहाँ पर डिकेन प्लेट्यू है। इसके अगल बगल इसके साइड में बे ऑफ बंगाल की तरफ कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है ना, ये कोरोमंडल कोस्ट है। और इधर मालाबार कोस्ट है, इस तरफ मालाबार कोस्ट है। कोस्ट मतलब समुद्री तट होता है, जानते होंगे आप लोग। तो इस प्लेट्यू के इस तरफ कोरोमंडल कोस्ट है और इधर मालाबार कोस्ट है। इधर अब जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ध्यान से देखना, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो पार्ट बसा हुआ है, जो ऊपर की तरफ गया हुआ है, यानी जो नॉर्दर्न की तरफ, नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ गया हुआ है, इसे नॉर्दर्न सिरकार कहा जाता है। नॉर्दर्न सिरकार ये नाम दिया हुआ यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और जो नीचे दिया गया है इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इस तरफ देखो अगर, तो इसी प्लेट्यू के किनारे तरफ वेस्टर्न घाट है, समुद्री तट का किनारा है वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। ये वेस्टर्न घाट यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से डिकेन प्लेट्यू का ये पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है। और ये सब पूरा रेंज है। और यहीं से ऊपर से एक नदी बहती है, ताबी रिवर है, कई नदियां इसमें बही हुई हैं, नदियों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स है, सॉरी ये डिकेन प्लेट्यू है, ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स है। हाईलैंड्स में जहाँ पर ये अलग अलग नाम, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, विंध्या रेंज हो गया, ये सब अलग अलग नाम दिया हुआ है जो प्लेट्यू का ही नाम है, ठीक है ना। तो प्लेट्यू दो तरह के हो गए, एक ऊपर वाला पार्ट जो सेंट्रल में हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है, जो नीचे वाला पार्ट हो गया इसको डिकेन प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप बुक से पढ़ते हैं इसको तो बुक से आसानी होगा देखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको प्लेट्यू के बारे में, पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में बता दिया। अब पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में आपको बताया था कि देखो ये जैसे इंडिया है, ये तो तीन तरह से, ये तीन तरफ से जो ये इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है, चाहे इसे भले ही इसका नाम बे ऑफ बंगाल हो, अरबियन सी हो और इंडियन ओशन हो, ठीक है, लेकिन इसीलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। और ये जो चूंकि इसी के अंदर में ये बसा हुआ है इसलिए पेनिनसुला प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्लेट्यू के बारे में आप लोग अगर ये आसान हो जाएगा अगर आप लोग इसे मैप के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने हिमालय के बारे में बताया था, तो हिमालय के बारे में भी देखिए, ये सब रेंज दिया हुआ है, इसमें आसानी से आप लोग रेंज के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें
इसमें बहने वाली अलग अलग नदियों का नाम इसमें दिया हुआ है, तो उसको मैप में आप लोग देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे चंबल हो गया, बेतवा हो गया, किन हो गया, सिंध हो गया, ठीक है, विंध्या रेंज अलग हो गए, सारे अलग अलग रिवर्स है, उस रिवर्स का नाम भी आप लोग याद कर लेंगे, सब इसमें बुक में दिया होगा। ठीक है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मैंने बता दिया आपको, जो इसके तरफ है वो ईस्टर्न घाट हो गया, जो वेस्ट की तरफ है वो वेस्टर्न घाट हो गया। इसमें पाल घाट है, जो वेस्टर्न घाट है इसका जो ऊंचाई है ईस्टर्न घाट से ज्यादा है, 900 से 16 किलोमीटर है। ठीक है, और ईस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है। तो अलग अलग इसकी ऊंचाई में भी वेरिएशन है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बेटा इंडियन रिजॉर्ट। इसके बाद से क्या नाम लेंगे, इंडियन रिजॉर्ट का। ये पार्ट में नहीं होगा, द इंडियन रिजॉर्ट। ठीक है, अब इसमें हम चूंकि अब ये मैप बड़ा होता तो मैं आपको दिखाया था, मैप के माध्यम से दिखाया था। सबसे मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, फिर मैं मैप में दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, मैप में कहाँ है सबसे मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोग बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। इंडियन रिजॉर्ट ये वेस्टर्न मार्जिन्स में अरावली हिल्स के पास फैला हुआ है। अरावली हिल्स मैप में कहाँ है आप लोग देख लेंगे, मैं भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये सैंड ड्यून्स मतलब तूफान आने की वजह से जो मरुस्थल में तूफान आता है, डिजर्ट में तूफान आता है, इसकी वजह से बालू जमा होकर ऐसे कलर डिजाइन हो जाता है ना, ऐसे कलर डिजाइन हो जाता है कुछ ऐसा है ना, इसे सैंड ड्यून्स कहा जाता है। और ये जो डिजाइन बनता है ये इसे बार्चन्स कहा जाता है। थोड़ा सा नाम याद कर लेना, ये बार्चन्स हो गया और ये सैंड ड्यून्स हो गया। फिल्मों में देखे होंगे, कहीं कहीं मतलब देखे होंगे फिल्मों में, तो ये सब इसका डिजाइन बनता है। ठीक है, यहाँ पर पानी बारिश बहुत कम होती है क्योंकि पेड़ पौधे है नहीं। यहाँ पर एक नदी है यहाँ पर जिसका नाम लूनी है, वही एकमात्र नदी है इसमें साल भर पानी नहीं होता है। बारिश के मौसम में अगर जब बारिश होती है, जब पानी गिरता है, तब इसमें जाकर कहीं कहीं पानी होता है। ठीक है, इसमें चूंकि मरुस्थल है, ये बालू होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल वनस्पतियां होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वेजिटेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि जब थोड़ा बारिश होती है तो कहीं कहीं पर ओसिस दिखाई देता है। ओसिस क्या होता है, बारिश की वजह से जहाँ पर थोड़ा लैंड होता है वहाँ पर झरनों की वजह से वहाँ पर पत्तियां उगाती है, पेड़ पौधे उगाते हैं, पत्तियां उगाती हैं। लेकिन वो जो क्षेत्र होता है वो बहुत कमी जगह पर होता है। ठीक है ना, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा जगह होता है, वो बहुत कमी जगह पर होता है, इसलिए उसे ओसिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया कि लूनी नाम के लूनी एक नदी है, जो मात्र एक नदी है यहाँ पर, उसके बाद से दूसरी कोई नदी नहीं है। तो यहाँ के लोग यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो भी अच्छी वनस्पतियाँ नहीं होती, कांटेदार वनस्पतियाँ होती है, जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस कांटेदार होता है, बबूल हो गया, इस तरह के पेड़ पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ पे कांटे होते हैं। ठीक है, ऊँट वहाँ का मेन एनिमल है, क्योंकि ऊँट बिना पानी पिए बिना खाना खाए सप्ताह रह सकता है। तो वहाँ का इंडियन रिजर्ट है एकमात्र, उसको जहाज ही बोलते हैं, अपना प्लेन बोलते हैं। तो ऊँट वहाँ का प्लेन के रूप में काम करता है। इसमें मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज मतलब यहाँ पर ये रेंजेस हैं, यहाँ पर कुछ पर्वत हैं। इस अरावली रेंज के ऊपर ग्रेट इंडियन रिजॉर्ट है। ठीक है ना, ये चूंकि राजस्थान में है, राजस्थान देख रहे हैं आप लोग, ये राजस्थान है। राजस्थान में अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख लीजिए बुक में। इसके ऊपर जो है वो ग्रेट इंडियन रिजॉर्ट है। ठीक है ना, यही ग्रेट इंडियन रिजॉर्ट है जो इंडिया में बसा हुआ है। तो ये भी इंडिया के लिए फिजिकल फीचर है, जहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है, यहाँ पर पानी नहीं होता, वनस्पतियाँ नहीं होती, ठीक है ना, पानी नहीं होने की वजह से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स
ये कोस्टल प्लेन के बारे में जानते होंगे आप। कोस्ट मतलब समुद्री तट और प्लेन्स मतलब समतल भूमि, यानी समुद्री तट के किनारे जो समतल भूमि है उसे कोस्टल प्लेन कहा जाता है। तो वहां भी अनाज ज्यादा होता है। जैसे हम लोगों ने भी इसके पहले पढ़ा, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा। तो नॉर्दर्न प्लेन की विशेषता नदियों से लाने जाने वाली जो मिट्टी है लाके डिपोजिट होता है, तो नॉर्दर्न प्लेन बन गया। तो वैसे ही ये भी एक प्लेन है जहाँ पर अच्छी खासी अनाज होती है, ठीक है ना। ये कोस्टल प्लेन अरेबियन सी वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल ईस्ट की तरफ है। आपको पता है ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, इसका पार्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट में जैसे अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट हो गया, मैंने दिखा दिया आपको, अलग घाट के रूप में दिखा दिया था। इसके 3 सेक्शंस है, इसके 3 सेक्शंस है। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कोस्ट कोंकण कहा जाता है जो मुंबई गोवा में है, ठीक है ना। पहले सुनो, उसको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ आपको, मैप मार्क दिखाऊंगा। तो नॉर्दर्न जो पार्ट है इसका वो कोंकण मुंबई गोवा में है, ठीक है। और जो सेंट्रल है वो कनाड प्लेन है और जो साउदर्न है वो मालाबार कोस्ट है जो उसी रेंज में है, ठीक है ना। तो इस तरह ये इंडिया हो गया, इंडिया के इस तरह ये तीनों रेंज पाया जाता है ना। इंडिया के तीनों तरफ, जैसे ऊपर जो हो गया मुंबई गोवा हो गया, जो नीचे हो गया वो कनाड प्लेन हो गया, जो उसके नीचे हो गया वो मालाबार कोस्ट हो गया। मैंने अभी आपको तो इसके पहले वाले वीडियो में एसी के साथ मैंने आपको मालाबार कोस्ट को दिखाया है, ठीक है ना। ये अलग अलग पार्ट्स में जो प्लेन्स है ये कोस्टल प्लेन बसा हुआ है, ठीक है ना। अब जो दूसरा है वो है बे ऑफ बंगाल की तरफ, जो बे ऑफ बंगाल का तरफ बे ऑफ बंगाल इधर हो गया। अब इधर जो बसा हुआ है इसमें क्या हो गया, कोरोमंडल कोस्ट। जो नीचे हो गया वो कोरोमंडल कोस्ट है और जो ऊपर हो गया वो नॉर्दर्न श्रीलंका, मैंने दिखाया था आपको। वो जो पार्ट में नॉर्दर्न श्रीलंका हो गया, नीचे वाला जो हो गया वो कोरोमंडल कोस्ट हो गया। ये भी कोस्ट है, कोस्टल प्लेन्स में आता है, ठीक है। इसमें डेल्टा होता है, इसी में चिल्का लेक है जो ईस्टर्न कोस्ट में बसा हुआ है, चिल्का लेक, ठीक है। इसमें मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ है। हाँ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है ना। इसको 2 घाट में बांट दिया गया है। जो प्लेन है, जो कोस्टल प्लेन है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट मतलब कौन क्या, अरेबियन सी की तरफ जो है वो वेस्टर्न घाट हो गया, और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है वो ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है ना। अब इसमें जो दिखाया जा रहा है 3 भाग, तो ये ऊपर का भाग हो गया जिसे हम कोंकण मुंबई और गोवा बेल्ट बोलते हैं। नीचे कनाड बेल्ट हो गया, इधर मालाबार कोस्ट हो गया, और जो इधर इस साइड जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ ये नॉर्दर्न श्रीलंका हो गया। भाई कोस्ट का पार्ट है ये, जो हम लोग कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे हैं उसी का ये पार्ट है, ठीक है ना। कि जो नॉर्दर्न श्रीलंका हो गया ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न श्रीलंका बोलेंगे, जो नीचे पार्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट बोलेंगे, है ना। ये कोस्टल प्लेन का नाम है, ठीक है बच्चों। आप लोग जैसे ही मैप में देखेंगे तो मैप में सारा समझ में आएगा आपको। अब इसके बाद से जो एक लास्ट टॉपिक बचता है द आइलैंड्स, ठीक है ना। अब आइलैंड्स के बारे में भी आपको मैप में दिखाएंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे इसको। इंडिया चूंकि बहुत बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, और 7वां सबसे बड़ा देश होने का इसका मतलब ऐसा नहीं सिर्फ वही है, इसमें जो आइलैंड ग्रुप है ये भी भारत का एक हिस्सा बनते हैं, ठीक है ना। इसमें कई आइलैंड ग्रुप है जो भारत का हिस्सा बनते हैं। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हो गया जो आपके मालाबार कोस्ट केरला की तरफ बसा हुआ है, मैंने दिखाया था आपको, ठीक है ना। आपको मैप में मालाबार कोस्ट कहाँ है उसको ध्यान में रखना है। तो मालाबार कोस्ट की तरफ लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है ना। देखिए आप ये मालाबार कोस्ट हो गया, ठीक है ना। इधर लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, यहाँ पर इस तरफ लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, इधर यहाँ केरला है, केरला के पास में, ठीक है ना। ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गया इधर। उसके बाद से इसमें कोरल आइलैंड से बना हुआ है, कोरल बोला जाता है इसमें, लैकेदाई, मिनिकोय, एमिडाई, ऐसे कुछ नाम है इसमें, ठीक है ना। 1973 में इसे लक्षद्वीप नाम दिया गया था, पर इसका नाम कुछ अलग था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप दिया गया था। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर में पैदा हुआ है, ठीक है ना। कावरती एक आइलैंड है, इसमें कावरती जो आइलैंड है वो यहाँ का हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है यहाँ लक्षद्वीप का, ठीक है। और यहाँ का जो फ्लोरा और फाउना है, जो यहाँ की वनस्पतियाँ हैं, जो यहाँ के
जीव है, जानवर है, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, मतलब जानवरों को रखने के लिए एक जगह है, ठीक है। पिटली, जिसका नाम पिटली है, सॉरी पिटली आइलैंड है, पिटली एक आइलैंड है यहाँ पर, उस ग्रुप में पिटली आइलैंड है, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी बनाया गया, ठीक है बच्चों। अब जो दूसरा पार्ट है वो बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना, इधर क्या हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ भी बे ऑफ बंगाल की तरफ साइड में एक आइलैंड है जिसका नाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, इस आइलैंड के अलग अलग कैटेगरीज है, अंडमान निकोबार आइलैंड से, अंडमान और निकोबार आइलैंड से कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोरा फाना है ये भी अलग अलग, यहाँ की जो वनस्पतियां हैं, यहाँ के जीव है सब ये अलग है, और सब अपने यहाँ पर जंगल है, भी घने जंगल है यहाँ पर, ऐसा माना जाता है, एक मान्यता है इसके लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए मान्यता है, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी मान्यता के लिए रिवराइट आइलैंड है, सॉरी सबमरीन माउंटेन, जो नीचे पानी सॉरी समुद्र के नीचे से निकला हुआ माउंटेन, ऐसे लोग मानता है कि समुद्र के नीचे से निकला हुआ माउंटेन है ये, जो यहाँ पे आके आइलैंड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिशिंग हर तरह की चीजें हैं यहाँ पर, तो ये आइलैंड होने के बावजूद भी, चाहे आइलैंड होने के बावजूद आइलैंड होंगे, तो ये आइलैंड होने के बावजूद भी अपने इंडिया का ये पार्ट है, ठीक है। इसके अलग अलग जगहों में बसा हुआ है ये, इसमें मैं अपने आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ बसा हुआ है, कैसे है ये। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, मालाबार कोस्ट के पास है, जहाँ ये केरला है यहाँ पर, और इधर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, तो ये इंडिया में आता है। इधर बगल में श्रीलंका भी है, श्रीलंका को जोड़ने का जो चैनल है इसे पाक स्टेट कहा जाता है, पाक स्टेट, तो ये भी अपने देश का पार्ट है, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि राम जी ने बनवाया था इसको, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं जो फिजिकल फीचर्स में आती हैं। अब अगर आप इस मैप को देखेंगे, क्योंकि जिसकी बुक में साफ साफ मैप दिया होगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये हिमालय का जो रूफ हो गया, हिमालय हो गया, इधर नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फैला हुआ है, ठीक है, इधर इंडियन डिजर्ट हो गया, फिर इधर प्लेटी हो गया, डिकन प्लेटी हो गया, ये सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया, इधर कोस्टल प्लेन्स हो गया, कोरोमंडल, नॉर्दर्न श्रीकार, ये कोस्टल प्लेन्स हो गया, मतलब कोस्ट के किनारे, समुद्री तट के किनारे जो प्लेन्स है वो प्लेन्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गई, ये सारी चीजें अपने इंडिया फीचर्स में आती हैं, ठीक है बच्चों। अभी चैप्टर यही समाप्त होता है, अब हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, और जो भी नोट्स इसके दिए जाएंगे आप लोग 20 जुलाई तक इसको लिख कर नोट करके साइन करवाएं, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। आप लोग ऐसे माहौल में कोरोना का जो भी पीरियड चल रहा है, इसमें आप अपने आप को ध्यान देंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे, परिवार को सुरक्षा प्रदान करेंगे। धन्यवाद।